चलिए, मैटर की वो प्रॉपर्टी या किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो लिखेंगे आप लोग इलास्टिसिटी। The property of matter by virtue of which the property of matter the property of matter by virtue of which the property of matter by virtue of which a body tends to regain its original shape and size. A body tends to regain its original shape, original shape and size, original shape and size, original shape and size after the removal of deforming forces, after the removal of after the removal of deforming forces, after the removal of deforming forces is called elasticity, is called elasticity. लिख लेंगे the property of matter by virtue of which a body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming forces is called elasticity, है ना? जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक रबर है, रबर को अगर मैं खींचूं फोर्स लगा के, रबर को अगर मैं स्ट्रेच करने की कोशिश करूं बाय अप्लाइंग फोर्स, है ना, तो रबर की लेंथ चेंज होगी, है ना? जैसे ये रबर है, रबर की लेंथ तो चेंज हो जाएगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, है ना? एक बाहरी फोर्स लगा के, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं रबर को खींच रहा हूँ, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। इस फोर्स को हम बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स। ये जो फोर्स लग रही है जिसके कारण रबर की लेंथ चेंज हो रही है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डीफॉर्मिंग फोर्स। इस लेंथ को क्या बोलेंगे? डीफॉर्मिंग फोर्स। अब अगर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा दूंगा तो रबर हो सकता है वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर ले। और ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी, ड्यू टू प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी, है ना? The property of matter by virtue of which a body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming forces is called elasticity. ऐसा क्यों होता है? Due to property known as elasticity, है ना? कई बार बेटा ऐसा भी होता है ना, देखो जैसे हम चिंगम विंगम चबाते हैं, फिर उसको ऐसा करके खींचते हैं, कभी ऐसा किया हो तुम लोग? यस सर, यस सर। हाँ, तो कभी वापस आता है, कभी वापस आता है क्या? ऐसा अगर छोड़ोगे उसको, चिंगम को चबाते उसको खींचते हैं, तो कभी ऐसा छोड़ोगे तो पड़ता है क्या मुंह में वापस आके? नहीं पड़ता ना। मतलब उसमें उतनी ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है। वही अब रबर को ऐसा दबाओ मुंह में और ऐसा करके कभी छोड़ो, बहुत बढ़िया चट से आवाज आएगी, है ना? वो रबर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लेंथ को वापस से क्या करता है? रीगेन करता है, ड्यू टू प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी। लिख लो इसको। यस सर। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। एक होता है बेटा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अच्छा, इसका जो उल्टा है ना, उल्टा मतलब कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है, बॉडी का शेप चेंज हो, लेकिन बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रीगेन करने की टेंडेंसी बॉडी में नहीं है। अगर बॉडी की टेंडेंसी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करने की नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी होगी प्लास्टिसिटी। ये उसका उल्टा हो जाएगा। इलास्टिसिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? प्लास्टिसिटी, है ना? तो अगर हाँ, श्रेया कुछ बोल रहे हैं?
है ना बेटा, किसी बॉडी, है ना, इलास्टिसिटी जो है हर एक में अलग अलग होती है। किसी की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, किसी की इलास्टिसिटी कम होगी। जो जो बॉडी या जो मटेरियल पूरी तरह से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर ले उसको हम परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। और जो मटेरियल की टेंडेंसी होती है कि वो बिल्कुल भी अपने शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करना चाहता, उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक। ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, ऐसा मटेरियल जो बिल्कुल भी अपने शेप एंड साइज को रीगेन नहीं करना चाहता आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक, है ना, ये दो मटेरियल है। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल का एग्जाम्पल हो जाता है पुट्टी, है ना। वॉल पेंट जब करवाते हैं उसके पहले पुट्टी लगाते हैं, तो पुट्टी जो है ये नियरली परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है। हाँ, इसको लिख लेंगे। मतलब पुट्टी की क्या टेंडेंसी होगी बेटा, कि जब हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसका शेप चेंज करना चाहे या इसका साइज चेंज करना चाहेंगे, है ना, इसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाओगे तो ये वापस से अपने ओरिजिनल शेप या ओरिजिनल साइज को रीगेन करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा बिल्कुल भी। तो इस, है ना, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, जिसका एग्जांपल क्या है, पुट्टी। और परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल जो होता है क्वार्ट्ज, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, है ना, ये हो जाएगा क्वार्ट्ज। इसको ध्यान रख लेना बस। परफेक्टली प्लास्टिक, देखो बेटा, कोई भी मटेरियल 100% तो प्लास्टिक या 100% इलास्टिक नहीं होगा, लेकिन नियरली जो रहेगा ये परफेक्टली प्लास्टिक रहेगा नियरली, और ये परफेक्टली इलास्टिक रहेगा नियरली। मतलब ये पूरी तरह से अपने शेप एंड साइज को ऑलमोस्ट, है ना, 99% अपने शेप एंड साइज को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये बिल्कुल भी रीगेन नहीं करेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। पुट्टी ये परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल हो गया, और क्वार्ट्ज जो हो गया ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। ठीक, अब नेक्स्ट लिखेंगे बेटा स्ट्रेस। नेक्स्ट लिखेंगे स्ट्रेस। नेक्स्ट लिखेंगे हम स्ट्रेस। देखो होता क्या है, जब भी आप किसी मटेरियल को उसकी जगह से या जब भी किसी बॉडी को आप स्ट्रेच करने की कोशिश करो या कंप्रेस करने की कोशिश करो, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा स्प्रिंग मॉडल से समझिए कि एटॉमिक लेवल या इंटरमॉलिक्यूलर लेवल में जैसे दो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, इनके बीच ये मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड है ना। भाई सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड में लेटिस होता है, लेटिस स्ट्रक्चर होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है पर्टिकुलर पोजीशन में ओरिएंटेड होते हैं और ये बॉन्डेड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बॉन्डेड होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, अब इसको समझाया गया है स्प्रिंग मॉडल से। ऐसा इमेजिन करिए कि दो एटम्स है, दोनों के बीच में स्प्रिंग है, दोनों के बीच में स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ है। अब अगर आप बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो एटम्स भी स्ट्रेच होंगे, है ना। अच्छा, ये, है ना, ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ है, मतलब ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन मॉलिक्यूल्स जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो आराम से रह रहे होंगे, कंफर्टेबली रह रहे होंगे। ऐसी पोजीशन जिसमें मॉलिक्यूल्स रहना चाहते हैं या कंफर्टेबली रहेंगे, ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है या रिलैक्स कंडीशन में है और इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अब अगर आप बाहर से फोर्स लगा के किसी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, है ना, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाए, इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या बोलेंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स। इसी एक्सटर्नल फोर्स को क्या बोलेंगे, डीफॉर्मिंग फोर्स।
डीफॉर्मिंग फोर्स, डीफॉर्म, डी का मतलब, डीफॉर्म का मतलब फॉर्म को चेंज करने वाली या फॉर्म को बिगाड़ने वाली फोर्स, है ना। जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको बिगाड़ने वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डीफॉर्मिंग फोर्स। ओरिजिनल स्ट्रक्चर को बिगाड़ने वाली फोर्स को क्या बोलेंगे? डीफॉर्मिंग फोर्स। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना, या कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे इस केस में आप स्ट्रेच करेंगे तो एटम्स दूर दूर जाएंगे। अब एटम्स दूर दूर जाएंगे तो स्प्रिंग जो है उसकी नेचुरल लेंथ, अब है ना, स्प्रिंग की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, नेचुरल लेंथ, है ना। तो आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग की, है ना, आप इधर लगा रहे हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं रहेगी, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई, स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है बेटा? स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करना चाहती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में ये मॉलिक्यूल जो रहेंगे ये क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या बनेगी? वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी बनेगी। तो वापस से आने की टेंडेंसी कैसे बनेगी? टेंडेंसी कैसे शो करोगे? आप कुछ ना कुछ विद्रोह या कुछ ना कुछ अगेंस्ट में आप कुछ ना कुछ क्या लगाओगे? फोर्स लगाओगे। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में ये मॉलिक्यूल जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? फोर्स। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ये एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। और ये कहाँ लगेगी? जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। क्योंकि ये फोर्स लगाने के बाद, या क्योंकि ये फोर्स लगाने के कारण बॉडी अपनी या मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करना चाह रहे हैं। इस फोर्स को लगाने से बॉडी अपनी या मॉलिक्यूल्स अपने ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करना चाह रहे हैं, इसलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। तो कहने का मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगी? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी, है ना। फिर से एक बार देख लें, जब भी मॉलिक्यूल्स को उनकी ओरिजिनल पोजीशन से हटाया जाता है ना, ये मॉलिक्यूल्स देखिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटे तो मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेंगे, है ना। इनको हटाया जा रहा है, इनको राइट साइड, है ना, इधर लग रही फोर्स, इधर राइट साइड लग रही, और इस मॉलिक्यूल पे लेफ्ट साइड लग रही फोर्स। तो ये फोर्स की, तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो ये मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या होगी? टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये वापस से उसी सेपरेशन में आना चाहेंगे। तो ये कैसे आना चाहेंगे? कैसे आएंगे? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। इस एक्सटर्नल, है ना, ये जो फोर्स होगी ये क्या कहलाएगी? डीफॉर्मिंग फोर्स। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल फोर्स के, और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। इस डीफॉर्मिंग फोर्स का डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन के क्या होगा? अपोजिट होगा। इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डीफॉर्मिंग, नहीं सॉरी, इस फोर्स को बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स, और इस फोर्स को क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। तो दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक, तो अब स्ट्रेस क्या होता है एक बार देख लीजिए ना। तो इसको किससे समझाया गया बेटा? स्प्रिंग मॉडल से, है ना। जैसे स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन करने की कोशिश करती है, वही अगर आप कंप्रेस करोगे बेटा, अगर आप कंप्रेस करोगे, ऐसा फोर्स लगाओगे, अगर आप कंप्रेस करेंगे ऐसा फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लगा रहे हो ऐसा, और इसको कंप्रेस कर रहे हो, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, या बोलो दो एटम्स को आप पास पास लेके आ रहे हो, तो जब दो एटम्स को पास पास लेके आओगे तो भी ये पास पास नहीं रहना चाहेंगे, तो भी ये वापस से अपनी लेंथ को रीगेन करना चाहेंगे। फिर क्या लगाएंगे? ये एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे। रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पर इस मॉलिक्यूल पे एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड लग रही, तो रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड लगेगी। इस मॉलिक्यूल में एक्सटर्नल फोर्स लेफ्ट साइड लग रही, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगेगी? राइट राइट साइड। साइड। है ना। तो रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। ठीक, अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज, लिखेंगे आप लोग, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब पर यूनिट बोल दिया, बता डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब रीस्टोरिंग फोर्स तो अंदर डेवलप हो रही है, वो हमको दिखेगी नहीं, लेकिन मैंने बताया रीस्टोरिंग किसके बराबर है, रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है। तो जितनी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी रीस्टोरिंग फोर्स ले लोगे। तो रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब ये हो जाएगा F बाई ए। तो स्ट्रेस हो गया F बाई ए, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। लिख लेंगे इसको। है ना, देखो यहाँ पर है ना, जैसे रॉड है, ठीक है, रॉड का एक एंड वॉल से फिक्स्ड है। अब नीचे में अगर आप फोर्स लगा रहे हो और इस फोर्स के परपेंडिकुलर जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो ए है ना, आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, ठीक है, तो नीचे इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर में भी एक फोर्स लगेगी। कौन लगा रहा है, ये सीलिंग लगाएगा, ठीक है। तो अब इसके कारण इसकी लेंथ क्या होगी, स्ट्रेच होगी, लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, है ना। ये कौन सी फोर्स हो गई, एक्सटर्नल फोर्स। ये कौन सी होगी, रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस क्या हो जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो जाता है क्या, स्ट्रेस। नेक्स्ट लिखेंगे द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये सीजीएस यूनिट हो गई, ये एसआई यूनिट हो गई, ठीक है। ये प्रेशर के जैसे हो गई यूनिट, बट स्ट्रेस इज डिफरेंट, इट स्ट्रेस इज नॉट प्रेशर। लिख लेंगे इसको। ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 L-1 T-2। डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा सीधा लिख ले रहा हूँ, m1 L-1 T-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, स्ट्रेस का, m1 L-1 T-2। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, स्ट्रेस इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। मतलब ये ना स्केलर की कैटेगरी में आती, ना ही वेक्टर की, लेकिन इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नॉर्मल स्केलर की ही तरह ट्रीट करेंगे, बट इसको एक टेंसर क्वांटिटी मानते हैं, ना ही स्केलर की कैटेगरी में आएगी, ना ही वेक्टर की, है ना। ये ऐसा कोई पूछता नहीं है, बट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। पहला लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, फर्स्ट लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। If the force is normal to the surface, then stress is known as normal stress. लिख लेंगे, if the force is normal to the surface, if the force is normal to the surface, then stress is known as normal stress. अगर फोर्स सरफेस एरिया के नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के कारण लेंथ में चेंज होगी या वॉल्यूम में, देखेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस causes change in length or volume
of a body. Normal stress causes change in length or volume of a body. इसके अलावा देखो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा, नॉर्मल स्ट्रेस देखो जैसे ये नॉर्मल स्ट्रेस है बेटा, ये रॉड है, ऐसा फोर्स लग रही है एफ, ये एक्सटर्नल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, रीस्टोरिंग फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। रीस्टोरिंग फोर्स जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसे है ना, तो अगर फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं ना, इस फोर्स के कारण जो स्ट्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस के कारण लेंथ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। इफ द फोर्स इज नॉर्मल टू सरफेस देन स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस. Normal stress causes change in length or volume of a body. Next, नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है। टेंसाइल अगर होगा तो बॉडी की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, और कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा तो बॉडी की लेंथ क्या होगी, कम होगी, है ना। लेंथ या वॉल्यूम, अगर किसी बॉडी की लेंथ या वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर लेंथ या वॉल्यूम कम हो रहा है तो ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे ये रॉड है, ये रॉड ऐसा फिक्स्ड है, अब इसमें अगर मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसा, है ना, तो देखिए अब ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर है किसके, एरिया के, तो ये किस में आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, किसमें आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये किस में आ गया, इससे जो स्ट्रेस होगा वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस, सेकंड देखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर फोर्स जो है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगेगा, ऐसा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके पैरेलल लगेगा, और ये नीचे से जो लोअर एंड फिक्स है, तो अगर ऊपर फोर्स लगाओगे और नीचे का पार्ट फिक्स है, मतलब ये नीचे वाले पार्ट में भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, अदरवाइज ये टॉपल कर जाएगा या आगे बढ़ जाएगा। तो अगर नीचे का पोर्शन फिक्स है तो फोर्स लगाने से हो सकता है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, मतलब इसका शेप क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस है ना, ये हो सकता है ये कुछ इस टाइप का हो जाए, ऐसा टेढ़ा हो जाए, तो है ना, यहाँ फोर्स और एरिया ये आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है, ये फोर्स और एरिया क्या है, पैरेलल है, तो ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, लिखेंगे इसमें, when force is tangential to surface then stress is tangential stress, then stress is tangential stress, लिख लेंगे, when force is tangential to surface then stress is tangential stress, ठीक। नेक्स्ट अब हम आएंगे स्ट्रेन में, नेक्स्ट आएंगे स्ट्रेन। नेक्स्ट आएंगे स्ट्रेन। The ratio of change in any dimension of a body
to the ratio of change in any dimension of a body, the ratio of change in any dimension of a body to the original dimension, to the original dimension, original dimension is called strain, is called strain. Change in dimension अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. अब ये डायमेंशन वन डायमेंशन भी हो सकता है, मतलब चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ भी स्ट्रेन है. ये डायमेंशन टू डायमेंशन भी हो सकता है, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया भी एक स्ट्रेन है. और ये डायमेंशन थ्री डायमेंशन भी हो सकता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम भी क्या है, एक स्ट्रेन है. तो स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है ना. स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. ठीक है. अब कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन के टाइप से बेटा पहला लिखेंगे लीनियर, ये इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना. जैसे रॉड है, ये एक एंड से फिक्स्ड है, इसको नीचे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है ना, तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है. अगर इसकी लेंथ बढ़ रही है फोर्स लगाने से, है ना, फोर्स लगाया हमने, लेंथ बढ़ी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, ठीक है, कितनी बढ़ी, डेल एल. तो लीनियर स्ट्रेन या इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. नोट कर लेंगे, लीनियर स्ट्रेन विल बी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ थी, आपने फोर्स लगाया नीचे, लेंथ बढ़ गई, लेंथ है ना कितनी बढ़ी, डेल एल. तो चेंज इन लेंथ डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसी को हम क्या बोलेंगे, लीनियर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इस रेशियो को लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे. सेकेंड लिखेंगे, एक और लीनियर स्ट्रेन है, अच्छा इसको लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलेंगे. एक और लीनियर स्ट्रेन है, मतलब उसमें भी लेंथ चेंज होती है लेकिन उसको लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं. तो सेकंड लीनियर और लेटरल स्ट्रेन. लीनियर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है, लेकिन लेंथ इस तरह से चेंज नहीं हो रही है. ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा ये वाला. लेकिन लीनियर और लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, अगर आप किसी रॉड को, है ना, ये ओरिजिनल लेंथ है रॉड की और ये ओरिजिनल डायमीटर है डी. तो रॉड को अगर आप, लेंथ इसकी बढ़ेगी तो इसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा ना, है ना. डायमीटर है ना, मान लो अभी लेंथ कितनी हो गई, डी माइनस डेल डी, तो डायमीटर कितना कम हो गया, डेल डी, है ना भाई. ये पतला होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो डायमीटर कम होगा, है ना. लेंथ तो बढ़ रही है, पहले लेंथ एल था और लेंथ बढ़, और कितना है ना, कितना बड़ा लेंथ, डेल एल. तो फाइनल लेंथ कितना हो गया, एल प्लस डेल एल. पहले डायमीटर डी था वायर का, ये वायर भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है. तो ये जो डायमीटर था पहले डी था, बाद में कितना हो गया, डी माइनस डेल डी, मतलब कितना कम हो गया, डेल डी कम हो गया. तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन, है ना, लेटरल स्ट्रेन जो आ जाएगा बेटा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. डायमीटर भी एक लेंथ की है, तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा
चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये हो जाता है क्या, लेटरल स्ट्रेन। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, दिस इज लेटरल स्ट्रेन, लिख लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हम वॉल्यूम स्ट्रेन। थर्ड लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। चलिए अब है ना, सपोज करिए किसी बॉडी को, है ना, किसी स्फेरिकल बॉडी को आप पानी में डुबा देते हैं, है ना, स्फेरिकल बॉडी को पानी में डुबाते हैं, तो उस पर हर तरफ से प्रेशर पड़ेगा, इक्वल प्रेशर पड़ेगा ऑलमोस्ट, बहुत ज्यादा अगर इसका डायमेंशन नहीं है तो ऑलमोस्ट इक्वल प्रेशर पड़ेगा, है ना। यहाँ है ना, यहाँ इसका ओरिजिनल वॉल्यूम V था, प्रेशर लगने के कारण इसका वॉल्यूम क्या हो गया, है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम इसका V था बेटा, अभी हो गया V माइनस डेल V। प्रेशर लगा, प्रेशर लगेगा तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। ओरिजिनल वॉल्यूम पहले कितना था, V था, और अभी बाद में कितना हो गया, V माइनस डेल V। तो वॉल्यूम में कितना कमी आया, कितना चेंज आया, डेल V। वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डेल V। तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन ये आ जाता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आ जाता है क्या, वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। इसको पानी में डालोगे तभी देखो, वॉल्यूम स्ट्रेन तभी आएगा जब हर तरफ से इक्वल फोर्सेस लगाओ। ऐसा नहीं कि एक तरफ से प्रेशर लगा रहे हो, है ना, एक तरफ से प्रेशर लगा रहे हो, अभी फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो फोर्स लगने से ही प्रेशर क्रिएट होगा, तो हर तरफ से इक्वल प्रेशर आना चाहिए, है ना, तभी क्या लगेगा, वॉल्यूम स्ट्रेन होगा। ठीक है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब आप पानी में डुबा दो, किसी बैलून को डुबा दो पानी के अंदर, जितना अंदर जाएगा उसमें प्रेशर बढ़ेगा, है ना, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अगर एक साइड से प्रेशर ज्यादा लगाओगे, बाकी साइड से कम रहेगा बेटा, तो वो जैसे बॉल है, प्लास्टिक बॉल है, प्लास्टिक बॉल को अगर एक साइड से दबाओगे तो वो पिचक जाएगा, मतलब उसका शेप चेंज होगा, शेप चेंज होगा, वॉल्यूम यूनिफॉर्मली चेंज नहीं होगा। वो ऐसा कब होगा, जब आप हर तरफ से क्या लगाओगे, इक्वल प्रेशर लगाओगे, तभी वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहां तक क्लियर हो गया। इफ देयर इज चेंज इन शेप, if there is if there is change in shape, if there is change in shape due to external forces, due to external forces, due to external forces, then the strain, then the strain is known as, then the strain is known as shearing strain। तब स्ट्रेन को हम क्या बोलेंगे बेटा, शेयरिंग स्ट्रेन, है ना। अगर शेप में चेंज आएगा, है ना, अभी तक जो हमने सारे स्ट्रेन देखा, जितने भी स्ट्रेन देखा, चाहे लीनियर स्ट्रेन देखा, लीनियर में दो देखा, लॉन्गिट्यूडनल देखा, लेटरल देखा, है ना, और वॉल्यूम स्ट्रेन देखा, इसमें शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब अगर शेप में चेंज आता है तो जो स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन हमको क्या बता रहा है, कितना एक्सटेंट में साइज चेंज हो रहा है, या कितना एक्सटेंट में शेप चेंज हो रहा है ना, लेंथ, है ना। स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन ज्यादा है मतलब वॉल्यूम में ज्यादा चेंज हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम स्ट्रेन कम है मतलब चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम कम है। तो हमको एक्सटेंट ऑफ चेंज बताता है कौन, स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या बताता है कि कितना ज्यादा शेप में चेंज आया। तो जब भी शेप में चेंज आएगा तो जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन, उसको बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। इसमें लिखेंगे शेयरिंग स्ट्रेन इज मेजर्ड बाय द एंगल थ्रू विच,
shearing strain is measured by the angle through which shearing strain is measured by the angle through which a line originally normal to the fixed surface is turned. Through which a line originally normal to the fixed surface is turned. Surface is turned. पहले इसको लिख लो, फिर अभी हम समझेंगे. Shearing strain is measured by the angle through which a line originally normal to the fixed surface is turned. है ना, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये फिक्स्ड है ना. अब इसके पैरेलल अगर मैं फोर्स लगाऊं तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? शेयरिंग स्ट्रेस. एरिया के पैरेलल अगर फोर्स लगाऊंगा और नीचे से फिक्स होने के कारण बेटा इसका शेप चेंज होगा. ये थोड़ा आगे वाला जो अपर पोर्शन है ये डिस्प्लेस होगा राइट साइड. तो ये ऐसा हो गया, देखिए ये ऐसा शेप हो गया इसका. तो ये लाइन जो थी ओरिजिनली जो नॉर्मल थी, सरफेस से ओरिजिनली नॉर्मल थी, ये लाइन जितना टर्न होगी, जितने एंगल में टर्न होगी, वही किसका मेजर होगा? शेयरिंग स्ट्रेन का. देखो पहले शेप कैसा था? ऐसा था. अभी शेप टेढ़ा हो गया, चेंज हो गया. तो शेयरिंग स्ट्रेन हमको क्या बताता है कि कितना शेप चेंज हो गया. और शेयरिंग स्ट्रेन कैसे मेजर करोगे? ये जो लाइन, इट इज मेजर्ड बाय द एंगल थ्रू विच अ लाइन ओरिजिनली नॉर्मल टू द फिक्स्ड सरफेस इज टर्न. ये लाइन कितना टर्न होती है, ये हमको किसकी वैल्यू बताएगा? शेयरिंग स्ट्रेन की. तो ये लाइन पहले ओरिजिनली नॉर्मल थी टू द फिक्स्ड सरफेस, अब ये टर्न हुई, मान लो ये कितना एंगल टर्न हुई? 5. तो यही हमको क्या बताएगा बेटा? 5 की वैल्यू ही हमको क्या बताएगी? शेयरिंग स्ट्रेन, है ना. मान लो ये लेंथ थी बी और ये लेंथ है ए. ये ए है, क्या बता रहा है? देखो अपर सरफेस और लोअर सरफेस, है ना, के बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं था, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं था. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हाइट में डिफरेंस है, लेकिन इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक्स एक्सिस के ओरिजिन में, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है. तो ए क्या बताता है आपको? जो फोर्स लगने के बाद अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में कितना रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, ये हमको कौन बताता है? ए. तो यहाँ से tan phi क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan phi will be perpendicular upon base is equal to a by b. tan phi will be perpendicular upon base, that is a by b. ठीक है ना. और बेटा शेयरिंग स्ट्रेन होता है phi. अच्छा, ये एंगल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसको tan phi की जगह हम phi भी ले सकते हैं, है ना. तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, शेयरिंग स्ट्रेन will be equal to phi, that will be equal to tan phi will be equal to a by b, है ना. शेयरिंग स्ट्रेन किसके बराबर होगा? phi. या tan phi बोलो, tan phi या phi. और tan phi को हम क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. a by b करके आप क्या मेजर कर सकते हो? वो एंगल जैसे कि जो लाइन ओरिजिनली नॉर्मल थी टू द सरफेस वो टर्न हो रही है, तो ये जितने एंगल में टर्न होगी उसी को हम, उस एंगल को ही हम क्या बोलेंगे? दिस एंगल विल बी मेजरमेंट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन. लिख लेंगे. तो 4 स्ट्रेन देखा बेटा. लीनियर स्ट्रेन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखा और लेटरल स्ट्रेन देखा, फिर वॉल्यूम स्ट्रेन देखा, फिर देखा शेयरिंग स्ट्रेन. स्ट्रेन डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी होगी. देखेंगे स्ट्रेन इज dimensionless, strain is dimensionless and unitless quantity. strain क्या है? dimensionless and unitless quantity. ना ही यूनिट है ना ही डायमेंशन. क्यों? क्योंकि स्ट्रेन सिंपली एक रेशियो है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम. तो यूनिट भी कैंसल, डायमेंशन भी कैंसल.
तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। ये भी एक टेंसर क्वांटिटी, ये भी एक टेंसर क्वांटिटी होगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों क्या हो गई, टेंसर क्वांटिटी। सर अगर आप गुत्थे में आटे का शेप चेंज करते हैं तो उसे आप किस प्रकार का स्ट्रेन बोल? नेक्स्ट हेडिंग रहेगी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाया गया है, लेकिन ये ग्राफ जो है ये लीनियर स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिए बनाया गया। मतलब एक रॉड है, रॉड पे लीनियर स्ट्रेस लगाई जा रही है ना, और उसकी लेंथ को चेंज किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि स्ट्रेस को बढ़ाने से किस तरह से स्ट्रेन में चेंज आता है। कौन सा स्ट्रेस है, लीनियर स्ट्रेस, मतलब जो लेंथ को चेंज करेगा, और स्ट्रेन भी कौन सा डेवलप होगा, लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक ग्राफ बनाया गया है जिसको हम बोल रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इधर हो गया स्ट्रेस और इधर हो गया स्ट्रेन, है ना। पहले आप लोग अभी समझ लेंगे इसको, है ना, उसके बाद हम उसके बाद इसको प्रॉपर बनाएंगे। पहले आप लोग समझ लो रफली, ठीक। जब स्ट्रेन बहुत कम होगी, स्ट्रेन, स्ट्रेस की बात नहीं होगी, है ना, स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो कम ज्यादा मटेरियल के हिसाब से होगा। किसी मटेरियल के लिए 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकती है, तो किसी के लिए कम भी हो सकती है। तो हम स्ट्रेस की बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेन से कंपेयर करेंगे। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन, अगर स्ट्रेन बहुत कम है, दैट इज लेस देन 2%, स्ट्रेन लेस देन 2%, तब हुक्स लॉ वे होता है, दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन स्ट्रेन लेस देन 2%, अगर 2% के अंदर तक स्ट्रेन है या 2% से ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो स्ट्रेन अगर 2% से कम है तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, लेकिन कब तक, मैक्सिमम अप टू 2%। तो शुरू में ग्राफ क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये ऐसा आएगा ग्राफ शुरू में, ठीक। ये जो स्ट्रेन है इट इज लेस देन, स्ट्रेन इज लेस देन 2%। जैसे ही 2% स्ट्रेन पहुंचा, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। अब ऐसा होगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा, है ना, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेन तो 2% से कम ही होगा। तो ये मैक्सिमम पॉइंट अप टू विच स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब इस लिमिट के अंदर तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये कहां तक होता है, विद इन मिनिमम स्ट्रेन, मतलब लेस देन 2% तक होता है, ठीक। अच्छा, फिर क्या होगा, उसके बाद लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को क्रॉस करोगे, मतलब स्ट्रेस थोड़ा सा और बढ़ाओगे, स्ट्रेन थोड़ा और बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, अब स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन इसके कंपेयर में ज्यादा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ज्यादा स्ट्रेन, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा। ये देखो ऐसा, अब ग्राफ थोड़ा सा ऐसा जाएगा, नहीं मतलब y में कम बढ़ेगा, x में ज्यादा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस कम बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेन को ज्यादा बढ़ाना है। स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग भी कुछ स्ट्रेस होगा। ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं
इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? इस पॉइंट को बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, है ना। यहाँ एक पॉइंट आ रहा है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग भी कुछ स्ट्रेस होगा, है ना। इसको मैं ई से डिनोट कर दे रहा हूँ पॉइंट इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब यहां तक, इस पॉइंट तक अगर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा के, मतलब डीफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दूं इस पॉइंट के पहले तक कहीं भी, देखो ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा बेटा? इलास्टिक रीजन। ये पूरा जो रीजन है ये क्या कहलाएगा? इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन, ये पूरा रीजन कहलाएगा इलास्टिक रीजन। मतलब इस पॉइंट के पहले कहीं भी अगर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा दूं तो बॉडी जो है वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ को क्या कर लेगी? रीगेन कर लेगी। ओरिजिनल लेंथ को क्या कर लेगी? रीगेन कर लेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। ठीक, यहाँ तक इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगी, यहाँ तक बॉडी डीफॉर्मिंग फोर्स को इस पॉइंट तक डीफॉर्मिंग फोर्स को अगर मैं हटा दूं, मतलब इतना स्ट्रेस और इतना स्ट्रेन होने के बाद अगर मैं डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा दूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेगी। लेकिन जैसे ही आप इससे स्ट्रेस बढ़ाओगे, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाओगे, तो इलास्टिक रीजन क्रॉस हो जाएगा। अब कहाँ एंटर करेंगे? प्लास्टिक रीजन में। अब बहुत थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। देखो थोड़ा सा बढ़ा स्ट्रेस, स्ट्रेन बहुत बढ़ गया, ठीक है। थोड़ा सा अब स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जो रीजन एंटर होगा बेटा, वो रीजन क्या कहलाएगा? प्लास्टिक रीजन। अब ये रीजन क्या कहलाएगा? प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस रीजन में एंटर करते ही आप, है ना, जैसे आप इलास्टिक लिमिट क्रॉस करोगे, इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद आप प्लास्टिक रीजन में एंटर करोगे। एक बार प्लास्टिक रीजन में एंटर कर लिए तो उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी कुछ ना कुछ परमानेंट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ परमानेंट हो जाएगा। कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी जो है वो क्या हो जाएगी? परमानेंट हो जाएगी। वापस से बॉडी पूरी तरह से अपने ओरिजिनल लेंथ को रीगेन नहीं कर पाएगी। कुछ ना कुछ परमानेंट इंक्रीज इन लेंथ रह ही जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मिटी रह ही जाएगी। ये रीजन क्या कहलाएगा? प्लास्टिक रीजन। ये रीजन क्या कहलाएगा? प्लास्टिक रीजन, है ना। तो पहले बेटा ये आप लोग डायग्राम बना लीजिए, है ना। उसके बाद हम इसको लिखेंगे थोड़ा सा पॉइंट्स। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर लीनियर रॉड, stress strain curve for linear rod। लिखेंगे इसमें when, नहीं अभी मिटा रहा नहीं हूँ बेटा, ऐसे में लिखो when a strain। अच्छा बना रहे हो क्या आप लोग? बना लो चलो। हाँ सर बना रहे हैं। When strain is small, that is less than 2%, then Hooke's law is obeyed, that is stress is proportional to strain। जब स्ट्रेन छोटा होगा लेस देन 2%, देन हुक्स लॉ इज ओबेड, दैट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। बेटा ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे मान लो स्टील के केस में जो 2% स्ट्रेन जो है वो आपको 1000 Nm/m², एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000 Nm/m² लगाने से, इतना स्ट्रेस लगाने से स्ट्रेन कितनी पहुंचती है? 2%। इसका मतलब कि, है ना। और अगर आप कोई दूसरा मटेरियल ले रहे हो, आप एल्यूमिनियम रॉड ले रहे हो, उसमें जो है 2% स्ट्रेन पहुंच रही 800 Nm/m² लगाने से।
है ना। तो स्टील का रॉड को 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जब स्ट्रेस होगी तब उसका 2% स्ट्रेन होगा, तब उसकी लेंथ 2% चेंज होगी। और एल्यूमिनियम की 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही इसकी 2% लेंथ चेंज हो रही है। तो ज्यादा इलास्टिक रीजन का ज्यादा किसका बड़ा दिख रहा है बेटा? इलास्टिक रीजन स्टील का। स्टील का ज्यादा दिखेगा ना, क्योंकि स्टील में हाँ। ये ये ज्यादा स्ट्रेस बियर कर सकता है। 1000 न्यूटन लगाने के बाद 2% स्ट्रेन में पहुंच रहा है, और यहाँ कम स्ट्रेस लगाने में ही 2% स्ट्रेन हो जा रहा है इसका। तो ज्यादा इलास्टिक रीजन किसका होगा? स्टील का होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। ठीक है ना? इसमें ज्यादा से ज्यादा है ना, तो स्टील में बहुत ज्यादा स्ट्रेस जब लगाओगे तब इलास्टिक लिमिट क्रॉस होगी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो सकता है 800 में पहुंच जाए और इसका 1000 में पहुंच जाए। और ये इलास्टिक रीजन, ये वाला जो पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट हो सकता है इसकी 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पहुंचे, और हो सकता है एल्यूमिनियम की 1500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही पहुंच जाए। तो कम स्ट्रेस बियर कर सकता है कौन? एल्यूमिनियम। इसका इलास्टिक रीजन कम है ना, इसका इलास्टिक रीजन कम है। इसका जो है 2% स्ट्रेन बहुत जल्दी गेन हो जा रहा है। 2% स्ट्रेन मतलब हुक्स लॉ जो है बहुत कम स्ट्रेस के लिए ओबे हो रहा है। इसके इसके कंपेयर में स्टील और एल्यूमिनियम में 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फोर्स के अंदर, या 800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस के अंदर ही हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, जबकि यहाँ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। क्योंकि यहाँ 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 2% स्ट्रेन आ रहा है, यहाँ 800 में आ रहा है। ऑब्वियसली इसका इलास्टिक रीजन ज्यादा होगा स्टील का। ज्यादा से ज्यादा आप फोर्स लगा रहे हो, ज्यादा स्ट्रेस लगाने के बाद भी कम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है किसमें? स्टील में। और एल्यूमिनियम में कम स्ट्रेस लगाने से ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली एल्यूमिनियम जो है ये अपने इलास्टिक लिमिट को जल्दी पहुंच जाएगा। मतलब एल्यूमिनियम इलास्टिक लिमिट को जल्दी छू लेगा और कहाँ एंटर कर लेगा? प्लास्टिक रीजन में। तो ज्यादा इलास्टिक कौन हो गया? स्टील हो गया। ज्यादा इलास्टिक कौन हो गया? स्टील। तो इलास्टिसिटी आप स्ट्रेचिंग से नहीं बताओगे कौन ज्यादा इलास्टिक है, ऐसे खींच के नहीं। आप ये देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस लगाने पे भी कम से कम स्ट्रेन किसमें प्रोड्यूस हो रहा है, वो ज्यादा इलास्टिक होगा, क्योंकि उसका इलास्टिक रीजन बड़ा होगा। आ रहा है ये समझ में आपको? यस सर। ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस, कम से कम स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेस पे जितना कम स्ट्रेन होगा वो मटेरियल उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। इसलिए कहावत है ना, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। सुने हो कि नहीं? स्टील यस इज, सर। सुनने हैं। हाँ, हाँ इसलिए बोलते हैं ना स्टील इज मोर। चलिए, तो अगर 2% से कम स्ट्रेस है बेटा, है ना, 2% से कम स्ट्रेन है, तो इस रीजन में हुक्स लॉ ओबे होता है। क्या लिखे थे एक बार थोड़ा सा बताएंगे क्या आप लोग? एक बार लास्ट लाइन क्या थी? सो व्हेन स्ट्रेन। हाँ, यहाँ तक हो गया था ना, ठीक है। लिखेंगे इसमें नेक्स्ट, इन दिस लीनियर रीजन, इन दिस लीनियर रीजन, comma, the material returns in this linear region, the material returns to its original size when stress is removed, when stress is removed। तो इस रीजन में ये लीनियर रीजन है क्योंकि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन इज लेस देन 2%, मटेरियल अपनी ओरिजिनल साइज में रिटर्न हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे द पॉइंट P, the point P is called limit of proportionality.
The point P is called limit of proportionality. The point P is called, है ना, जैसे ये वाला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, इसको O ले लो, है ना, ये P हो गया, तो दिस इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. नेक्स्ट लिखेंगे, फॉर after crossing point P, है ना, जब 2% डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा, आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट P, stress for less stress more strain is produced, है ना. जब पॉइंट P को क्रॉस कर लोगे बेटा, उसमें फिर उसके बाद कम स्ट्रेस में भी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. पॉइंट E is known as elastic limit. पॉइंट E को क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट. E को क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट. ठीक है. द रीजन, देखो इसको O लिख देंगे ना. द रीजन OPE is known as elastic region. The region OPE is known as elastic region. The region OPE, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक रीजन. The region OPE is known as elastic region. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, after point E, the material entered in plastic region. अच्छा, ऐसा लिखेंगे बेटा, रुक जाएंगे. In elastic region, body regain its original length after removal of deforming force. तो इलास्टिक रीजन में क्या हो जाता है बेटा? बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ को रीगेन कर लेती है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिक रीजन में. ठीक है. नेक्स्ट लिखेंगे, आफ्टर क्रॉसिंग पॉइंट E, after crossing point E, material enters into, after crossing point E, material enters into plastic region, है ना. पॉइंट E को क्रॉस करने के बाद मटेरियल कहाँ एंटर कर लेता है? प्लास्टिक रीजन में. है ना. तो प्लास्टिक रीजन में बॉडी जो होती है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है. इन प्लास्टिक रीजन बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म्ड. है ना. और स्ट्रेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा बेटा, बहुत स्मॉल स्ट्रेन के लिए भी.
the maximum stress due to which the wire begins to flow and breaks, the maximum stress due to which wire, the maximum stress due to which wire begin to flow and breaks, wire begins to flow and breaks is called breaking stress. Breaking stress or breaking strength of wire is called breaking stress or breaking strength of wire, है ना। तो एक पॉइंट में पहुंचने के बाद जिसको फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसके बाद आप डिफॉर्मिंग फोर्स चाहे मेंटेन करो चाहे हटा दो, वायर जो है वो टूटना ही टूटना, और पतला हो जाएगा और टूट जाएगा, ऐसा लगेगा वायर फ्लो कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं दैट वायर बिगिंस टू फ्लो एंड ब्रेक्स। इसको हम बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और ऑफ वायर। ठीक, अब हमको एक चीज ध्यान रखना है बेटा कि जिसका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है वो मटेरियल जो होता है वो डक्टाइल होता है ना। जिस मटेरियल का प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है ना, जैसे कि ये हो गया, ये ऐसा हो गया, अब उसके बाद ये हो गया इलास्टिक रीजन, है ना। अब उसके बाद ये प्लास्टिक रीजन है, ये एक मटेरियल हो गया, है ना। अब ये दूसरा मटेरियल है, ये हो गया इसका इलास्टिक रीजन, और जैसे ही इलास्टिक रीजन क्रॉस हुआ ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। तो आप इस वायर की लेंथ को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हो, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो, उसको बहुत पतला कर सकते हो, पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब लेंथ बढ़ाओगे तो वायर जो है उसका रेडियस कम होगा, डायमीटर कम होगा और उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो आप उसको पतले वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, है ना। ज्यादा से ज्यादा लेंथ, ज्यादा से ज्यादा आप डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हो। बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस लगाओगे, बहुत ज्यादा खींच दोगे, तब जाके वो टूटेगा। ऐसे मटेरियल जिसको आप थिनर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, डक्टाइल। क्या बोलेंगे, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। और ऐसे मटेरियल जिनका इलास्टिक लिमिट क्रॉस होते ही वो टूट जाए, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल्स। लिख लेंगे। The material whose plastic region is large can be drawn into wires and are called ductile materials, ठीक है। The material whose plastic region is small, और जो जल्दी से टूट सकते हैं जैसे ही किसको क्रॉस करेंगे, इलास्टिक लिमिट को, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल्स। लिख लेंगे बेटा। है ना, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या होंगे, है ना। तो ये किसके एग्जांपल हो गए आपके, डक्टाइल के, एल्यूमिनियम, कॉपर, और ये ब्रिटल के, ग्लास और सिरामिक, ठीक। नेक्स्ट अब हम आते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हमने अभी देखा है। हुक्स लॉ क्या है, विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज लेस देन 2% स्ट्रेन, लिखेंगे। फॉर metals within limit of proportionality, within limit of
proportionality ब्रैकेट में that is less than 2% strain bracket close for metals within limit of proportionality stress applied to a body is directly proportional to strain. Stress applied to a body is directly proportional to resulting strain लिख लेंगे है ना. फॉर मेटल्स विद इन लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये जो है लेस देन 2% के लिए एप्लीकेबल है. दैट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. किया जाएगा स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेके आएंगे. इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. कांस्टेंट को बोलेंगे है ना. तो स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू ई. ई को क्या बोलते हैं बेटा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लेंगे. इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ई की जो वैल्यू होगी है ना, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये जो रेशो है ये कांस्टेंट होगा हमेशा. किसी भी मटेरियल के लिए ये रेशो फिक्स होगा. ई की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे. लिखेंगे वैल्यू ऑफ ई डिपेंड्स ऑन value of E depends on nature of material and type of stress and type of strain produced है ना. तो E की वैल्यू मेनली जो डिपेंड करेगी बेटा वो ध्यान देंगे हम. अलग अलग अभी E अलग अलग देखेंगे. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग देखेंगे. तो E की वैल्यू मेनली डिपेंड होती है नेचर ऑफ मटेरियल है ना. E डिपेंड करता है और किस पे कि कैसा स्ट्रेन है या कैसा स्ट्रेस है. अलग अलग स्ट्रेस के लिए जैसे लीनियर स्ट्रेस है या टेंजेंशियल स्ट्रेस है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, लीनियर स्ट्रेस है ना, या शियरिंग स्ट्रेस है, या बोलो लीनियर स्ट्रेन है, वॉल्यूम स्ट्रेन है या शियरिंग स्ट्रेन है. कैसा स्ट्रेन है या कैसा स्ट्रेस है इसके ऊपर भी वैल्यू ऑफ ई डिपेंड करेगी. और मेनली किस पे ऊपर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल. चलिए अब कैसा स्ट्रेस है और उसके करस्पॉन्डिंग कैसा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है इसके बेसिस पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप का होता है ना. 3 टाइप्स ऑफ ई. ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. पहला लिखेंगे बेटा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिनोटेड बाय Y. यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पहला हो गया. दूसरा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी B. तीसरा हो गया मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी denoted by eta. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी डिनोटेड बाय eta. पहला हो गया यंग्स मॉड्यूलस, दूसरा मॉड्यूलस ऑफ बल्क मॉड्यूलस और तीसरा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी eta. तीनों को हम देखेंगे अलग से. पहला हम देखेंगे है ना. तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के हो गए देखो अलग अलग.
पहला लिखेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पहला लिखेंगे आप लोग, है ना। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है बेटा, ये होता है लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ये हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए, लीनियर स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया अपॉन लीनियर स्ट्रेन डेल एल बाई एल, ये हो गया ना। लीनियर स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और लीनियर स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये किसके लिए दिया गया है ना। अगर एक रॉड है, रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस पे फोर्स लगा रहे एफ, है ना। इसकी लेंथ जो है ये कितना बढ़ रहा है, मान लो ये कितना चेंज हो रहा है, डेल एल। इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, ठीक है। कितनी फोर्स लगा रहे हैं हम, डिफॉर्मिंग फोर्स एफ। कितनी फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मिंग एफ। तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये हो गया लीनियर स्ट्रेस अपॉन डेल एल बाई एल, ये क्या हो गया, लीनियर स्ट्रेन। और लीनियर स्ट्रेन में भी कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो डेल एल बाई एल ये हो गया। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है बेटा, चाहे आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाओ, मतलब चाहे आप इसकी लेंथ को बढ़ा के, है ना, कितनी बढ़ा रहे हो, चाहे आप डेल एल, या उल्टा करो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाओ, चाहे आप इसकी लेंथ को डेल एल कम कर दो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा आप इसमें ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो इसकी लेंथ कम हो जाए, है ना। कितनी लेंथ कम हो रही है, डेल एल, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, ठीक है। कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए, एफ बाई ए अपॉन डेल एल बाई एल। तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए भी एप्लीकेबल है, और है ना कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एफ बाई ए अपॉन डेल एल बाई एल, ये हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर वायर का क्रॉस सेक्शन बेटा सर्कुलर है, अगर सिलेंड्रिकल वायर है ना, तो फिर एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। अगर ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, ये ऐसा है, एरिया रेडियस है स्मॉल आर, रेडियस है स्मॉल आर, तो एरिया की जगह क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। तो है ना, इफ क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, वायर का शेप अगर सिलेंड्रिकल है, क्रॉस सेक्शन अगर सर्कुलर है, देन y क्या हो जाएगा, f अपॉन a की जगह पाई आर स्क्वायर, है ना, और डेल एल बाई एल। तो डेल एल बाई एल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये भी आ जाएगा कॉमन, ऐसा भी आप लिख सकते हो इसको। दिख रहा है सबको, स्क्रीन कंप्लीट है, ऐसा कुछ कट तो नहीं रहा है, No, sir. है ना। यंग्स मॉड्यूलस है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। तो हुक्स लॉ में जो कर्व है, जो शुरू में हुक्स लॉ भी होगा, और स्ट्रेन लेस देन 2%, तो इसका जो स्लोप है ना, मान लो एंगल थीटा है, तो अगर इसका आप स्लोप निकाल लेते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप निकाल लेते हो, तो भी आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यंग्स मॉड्यूलस की। लिखोगे यंग्स मॉड्यूलस कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यंग्स मॉड्यूलस can also be obtained by finding slope of stress strain curve. Young's modulus can also be obtained by finding the slope of stress strain curve, ब्रैकेट में लिखेंगे, within limit of proportionality.
प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर ही स्लोप कांस्टेंट है, अदरवाइज फिर तो स्लोप चेंज हो जाएगा, फिर ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, है ना। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप निकाल दो, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस होता है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप निकाल दो तो भी क्या मिल जाएगा आपको, यंग्स मॉडुलस। और यंग्स मॉडुलस किसी फिक्स मटेरियल के लिए फिक्स रहेगा, मटेरियल चेंज होता है तभी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट लिखेंगे आप बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity, capital B, है ना, bulk modulus of elasticity। है ना, तो अगर आप किसी बॉडी पे हर तरफ से इक्वल प्रेशर लगाते हैं, बेटा देखो बल्क मॉडुलस के केस में आपको वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस के केस में वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, देखो कोई भी मॉडुलस हो वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही रेशियो है। यंग्स मॉडुलस कौन से स्ट्रेस और कौन से स्ट्रेन का रेशियो है, लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन। वैसे बल्क मॉडुलस जो है वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो है, तो वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा आपको, तभी वॉल्यूम स्ट्रेस लगेगा, तभी वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। और वॉल्यूम में चेंज कब कर सकते हो, जब हर तरफ से इक्वल प्रेशर लगाओगे, हर तरफ से जब आप इक्वल प्रेशर लगाओगे तो यहाँ पर बेटा आप प्रेशर और स्ट्रेस दो अलग अलग क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ प्रेशर को ही स्ट्रेस के जैसे लोगे, जो प्रेशर की वैल्यू होगी वही स्ट्रेस की वैल्यू होगी। तो अगर आप हर तरफ से इक्वल प्रेशर लगा रहे हैं तो वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा, है ना। तो पहले वॉल्यूम V था, अब बाद में कम होके मान लीजिए हो गया V माइनस डेल V, तो कितना कम हो गया, डेल V कम हो गया, है ना। तो जो बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस डिनोटेड बाय B इज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस हो जाता है जो प्रेशर लग रहा है या जितना प्रेशर बढ़ रहा है, कितना आपने प्रेशर बढ़ाया जिसके कारण कितना वॉल्यूम में चेंज आया, डेल V बाई V। यहाँ पर बल्क मॉडुलस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव करने के लिए यहाँ क्या साइन लगाओगे बेटा, माइनस, क्योंकि डेल V क्या हो जाएगा, निगेटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो डेल V निगेटिव होगा, लेकिन बल्क मॉडुलस पॉजिटिव है तो ये कब आएगा, जब यहाँ माइनस साइन है तो माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस साइन लगाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, देखिए माइनस ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा तो माइनस डेल P V अपॉन डेल V, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन ये तरीका ज्यादा सही लिखना। वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस किसको लोगे आप, यहाँ पर जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रेशर जितना लगा रहे हो, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आ गया क्या, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी C से डिनोट करेंगे, इट इज 1/B। कंप्रेसिबिलिटी इज 1/B। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, 1/B, ठीक है। 1/B करके फिर आप इसको उल्टा कर सकते हो, है ना। 1/B, इसी को ध्यान में रखो, 1/B मतलब डेल V बाई V ऊपर आ जाएगा, डेल P नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। चलिए सारे स्टेट्स के पास बल्क मॉडुलस होगा बेटा, क्योंकि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, आप तीनों को वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, लेकिन
लिक्विड और गैस का लेंथ चेंज नहीं कर सकते आप, तो लेंथ के कारण जो मॉड्यूलस आता है वो कौन सा आता है, यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस सिर्फ सॉलिड्स में होगा, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस मतलब वॉल्यूम चेंज करोगे तब आएगा, तो बल्क मॉड्यूलस तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के पास होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिखेंगे ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर possess वॉल्यूम इलास्टिसिटी, all the states of matter possess volume elasticity. All the states of matter possess volume elasticity. Full stop. अब सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी कौन होगा बेटा, सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होगा बताइए, मैटर की अगर बात की जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे। आप एक मेटालिक स्फीयर आप लेते हैं, उसको अगर आप पानी में डालते हैं तो उसका वॉल्यूम आसानी से चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम है ना, तो सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी अमंग द स्टेट्स, सबसे ज्यादा सॉलिड की। जबकि गैस को आप आसानी से क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड सबसे ज्यादा, उसके बाद बल्क मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड, और उसके बाद बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस। इसी से समझ में आ रहा है, बल्क मॉड्यूलस जिसका ज्यादा होगा वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा। सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन, सॉलिड, फिर कौन लिक्विड, फिर कौन गैस। लिख लेंगे, लिखेंगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट, दस सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल while gases are most compressible। सबसे आसानी से आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि सॉलिड्स को आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। तो सॉलिड में वॉल्यूम स्ट्रेन मिनिमम प्रोड्यूस होगा फॉर अ पर्टिकुलर स्ट्रेस, और उसी उतने ही स्ट्रेस में गैस में बहुत ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जिसमें ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो कम इलास्टिक, तो उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी कम। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू गैस की कम है क्योंकि वो कम इलास्टिक है। नेक्स्ट लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट रहेगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ब्रैकेट में रहेगा ईटा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है ना। ईटा इज shearing stress upon shearing strain। इसी को लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, इसी को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं ना, जिसके कारण शेप चेंज होता है। तो ईटा क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन है ना। मान लो कि एक बॉडी है जो लोअर एंड से फिक्स्ड है, अब यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो और इसके कारण शेप चेंज हो रहा है बेटा, ये हो गया लेंथ बी और ये हो गया ए, है ना। है ना, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लगा रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एफ बाई ए अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, ये एंगल फाई, तो अपॉन क्या आ जाएगा फाई। फाई को किस में लोगे, रेडियन में, फाई को किस में लेंगे, रेडियन में। तो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ये लिख लोगे आप लोग, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस तो हमेशा फोर्स बाय एरिया होगा, फोर्स बाय एरिया अपॉन फाई, फाई इज द एंगल थ्रू व्हिच दिस परपेंडिकुलर लाइन गेट्स टर्न्ड। चलिए अब शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, सॉलिड में ही होगा। लिक्विड में ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो बह जाएगा, पानी बह जाएगा, ऐसा टेढ़ा होगा क्या, नहीं होगा।
तो shearing stress जो होता है वो किस में होता है? Solids में. लिखेंगे only solids can exhibit a shearing stress. लिखेंगे only solids can exhibit a shearing stress or tangential stress. Therefore, eta is associated with solids only. है ना? तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ किसके साथ एसोसिएटेड होगी? सॉलिड के साथ. ठीक, मतलब देखो यंग्स मॉडुलस किसके साथ एसोसिएटेड है? सॉलिड के साथ. ठीक, बल्क मॉडुलस तीनों के साथ, सॉलिड, लिक्विड और गैस. और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सिर्फ सॉलिड. तो सॉलिड से तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है एसोसिएटेड है, जबकि लिक्विड और गैसेस से सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एसोसिएटेड है. क्लियर हो रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Some important points about modulus of elasticity. First लिखेंगे the value of first लिखेंगे the value of modulus of elasticity. The value of modulus of elasticity is independent of the value of modulus of elasticity is independent of the magnitude of stress and strain of the magnitude of stress and strain. The value of modulus of elasticity is independent of the magnitude of stress and strain. It depends only on the nature of material of body. It depends only on nature of material of body. ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? बॉडी के नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा. सेकेंड लिखेंगे. ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल. अब किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए भी बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेन. है ना? कोई जैसे सॉलिड मटेरियल है, तो अगर उसकी लेंथ को चेंज कर रहे हो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी y हो जाएगा. अगर उसका वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो b हो जाएगा. उसका शेप चेंज कर रहे हो तो ईटा हो जाएगा. तो किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. तो लिखेंगे फॉर अ गिवन मटेरियल there can be different types. अब यहाँ टाइप्स डिफरेंट होगा लेकिन एक पर्टिकुलर इलास्टिसिटी की वैल्यू फिक्स रहेगी. जैसे स्टील का यंग्स मॉडुलस फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा. उसका बल्क मॉडुलस भी फिक्स है, लेकिन यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ये दोनों अलग अलग होंगे. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं? For a given material, there can be different moduli या modulus of elasticity depending on the type of stress applied and resulting strain है ना. किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए भी अलग अलग मॉडुलस इलास्टिसिटी हो सकता है, टाइप का अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. अच्छा,
जितने भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है बेटा, सभी किसका रेशो है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का। अब स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होगा, ना ही कोई डायमेंशन, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यूनिट कैंसल, डायमेंशन कैंसल। तो स्ट्रेन जो है यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो जो यूनिट स्ट्रेस की होगी वही यूनिट किसकी होगी? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की होगी। तो लिखेंगे द units and dimensions of the units and dimensions of modulus of elasticity are same are same are same as that of strain. स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी कि नहीं? सॉरी, same as that of stress. The units and dimensions of modulus of elasticity are same as that of stress. अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब लेकिन इसको पास्कल नहीं बोलेंगे, क्योंकि पास्कल स्पेशली किसके इसके लिए बोलेंगे? प्रेशर के लिए। स्ट्रेस की यूनिट है ना, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट किसके जैसे? स्ट्रेस के जैसे। और स्ट्रेस की क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? Yes. Yes. Greater the value of modulus of elasticity, more elastic is the material. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, है ना? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन उतनी कम इलास्टिसिटी। एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए अगर कम से कम स्ट्रेन हो तो ज्यादा से ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोर इलास्टिक इज द मटेरियल एंड लेसर विल बी स्ट्रेन। ये ध्यान रखेंगे, है ना? तो इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा, मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा, और लेसर क्या होगा? स्ट्रेन होगा। लिखेंगे इसी में कंटिन्यूअसली, एंड लेसर विल बी स्ट्रेन, एंड लेसर विल बी स्ट्रेन। चाहे वो लेंथ में हो, चाहे वो वॉल्यूम में हो, चाहे वो शेप में हो। जितना कम से कम स्ट्रेन होगा उतना ज्यादा मटेरियल इलास्टिक होगा, और उतनी ज्यादा वैल्यू होगी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। चलिए अब गैसेस में बेटा, गैसेस में जो इलास्टिसिटी होती है, गैसेस हैव टू बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, बी थीटा से डिनोटेड है। सेकंड इज एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। at a given pressure b theta equals to p, at a given pressure b theta equals to p and b phi equals to gamma p। लिख लेंगे इसको, b थीटा हो जाता है प्रेशर, और b phi equals to gamma p। तो किसी पर्टिकुलर प्रेशर में आइसोथर्मल इलास्टिसिटी उस प्रेशर के बराबर हो जाता है, और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी जो है वो गामा इंटू प्रेशर के बराबर हो जाता है। गामा क्या हो जाता है? सीपी बाई सीवी, और सीपी बाई सीवी हमेशा 1 होता है। जब दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा बेटा, दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, मैं बी फाई अपॉन बी थीटा कर रहा हूँ, बी फाई अपॉन बी थीटा, बी फाई अपॉन बी थीटा, ये आ जाता है गामा पी बाई पी, पी कैंसल हो गया, क्या आ गया? गामा। एंड गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी।
विच इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि Cp हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू Cv। तो यहाँ से समझ में आता है कि B5 अपॉन B थीटा इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर B5 इज ग्रेटर देन B थीटा। मींस गैसेस की इलास्टिसिटी जो है एडियाबैटिक कंडीशन में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल कंडीशन। तो लिख लेंगे therefore adiabatic elasticity is greater than isothermal elasticity। लिख लेंगे इसको। Therefore, adiabatic elasticity is greater than isothermal elasticity। adiabatic कंडीशन में गैसेस ज्यादा इलास्टिक होती है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल कंडीशन। नेक्स्ट अब हम हेडिंग डालेंगे पॉइजन्स रेशियो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पॉइजन्स रेशियो। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। Poisson's ratio is lateral strain upon longitudinal strain। देख लेंगे सिग्मा हो जाता है बेटा lateral strain upon longitudinal strain। lateral strain upon longitudinal strain इसको लिख लेंगे माइनस ऑफ del d by d अपॉन del l by l, है ना। दो स्ट्रेन का रेशियो है। लेटरल स्ट्रेन कब कब बोलेंगे, देखो जैसे रॉड है, रॉड का ओरिजिनल डायमीटर d है ना। अब इसकी जब लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा। लेंथ बढ़ी कितनी, डेल एल लेंथ बढ़ गई। ओरिजिनल लेंथ कितनी l, लेंथ कितनी बढ़ी डेल एल। ठीक, डायमीटर ओरिजिनल कैपिटल D, बाद में हो गया d माइनस डेल डी, तो कितना कम हुआ डेल डी। तो पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाता है माइनस ऑफ डेल डी बाई डी। मतलब ये क्या है लेटरल स्ट्रेन। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर को क्या बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन, अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका रेशियो क्या कहलाता है पॉइजन्स रेशियो। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बेटा कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। लेंथ को बढ़ाओगे तो डायमीटर कम होगा, लेंथ को कम करोगे तो डायमीटर बढ़ जाएगा। देख लीजिए इसको। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आएंगे, है ना। यहाँ तक जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसको रिवाइज करके आएंगे और फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्लास ऑफ कर रहे हैं बेटा अभी। थैंक यू सर। थैंक यू।